आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो काफी चर्चा में रही है, हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में काफी। खासकर पुरुषों के बीच आत्मविकास और रिश्तों को समझने के लिहाज से। डेविड डीडा की द वे ऑफ द सुपीरियर मैन। बिल्कुल। ये किताब पुरुषत्व, जीवन के उद्देश्य, रिश्ते और यहाँ तक कि आध्यात्मिकता जैसे गहरे विषयों में उतरती है। हमारे पास इस किताब का एक विस्तृत सारांश है और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस सारांश के जरिए हम किताब के सबसे जरूरी विचारों को समझ सकें। हाँ, और उनके पीछे जो संदेश छिपा है उसे भी। ये कोई गाइडबुक से ज्यादा मुझे लगता है जीवन को एक अलग नजरिए से देखने का न्योता है। सही कहा, एक इनविटेशन जैसा। डीटा की बातें कई बार सीधी हैं, शायद थोड़ी चुनौतीपूर्ण भी लग सकती हैं, हाँ, वो थोड़ी डायरेक्ट है। क्योंकि वो पुरुषों को अपनी जिंदगी, अपने प्रेम संबंधों और अपने होने के मतलब को ज्यादा गहराई से जीने के लिए उकसाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस किताब के पन्नों में क्या छिपा है, इसकी मुख्य बातें क्या हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये किताब किसके लिए है और इसका मकसद क्या लगता है? लगता है ये सीधे तौर पर पुरुषों को संबोधित है। हाँ है तो। लेकिन क्या इसमें सिर्फ पुरुषों के लिए ही कुछ है? देखिए, मुख्य रूप से ये पुरुषों को संबोधित है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसके विचार दूसरों के लिए, मतलब महिलाओं या किसी और के लिए अप्रासंगिक हैं। अच्छा। डीडा का केंद्रीय लक्ष्य पुरुषों को महज रोजमर्रा की दौड़-भाग से ऊपर उठाकर एक ज्यादा प्रामाणिक, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। प्रामाणिक जीवन, वो जिसे सुपीरियर मैन कहते हैं, उसका मतलब किसी और से बेहतर होना नहीं है। हाँ, ये समझना जरूरी है। बल्कि अपने ही अंदरूनी सत्य, अपनी शक्ति और अपने प्रेम के साथ गहराई से जीना है। किताब का सार इसी संतुलन को साधने में अपनी मर्दाना ऊर्जा, जिसे वो मैस्कुलिन कोर कहते हैं। मैस्कुलिन कोर, हाँ, अपने रिश्तों की जटिलताओं और अपने गहरे आध्यात्मिक उद्देश्य के बीच। ठीक है, तो ये उद्देश्य वाली बात, ये किताब का पहला और शायद सबसे बुनियादी विचार लगता है। बिल्कुल, फाउंडेशन है एक तरह से। अपने जीवन के गहरे उद्देश्य को पहचानना। कहा गया है कि एक श्रेष्ठ पुरुष इसे जानता है और इसी के अनुसार जीता है। लेकिन ये गहरा उद्देश्य होता क्या है? क्या ये बस करियर का लक्ष्य तय करने जैसा है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। करियर या पैसे कमाने जैसे बाहरी लक्ष्यों से बहुत आगे। अच्छा, कैसे? डीडा के लिए उद्देश्य वो आंतरिक आग है, वो दिशा है जो आपके जीवन को मायने देती है, भले ही बाहरी हालात कैसे भी हों। आंतरिक आग, ये वो चीज है जिसके लिए आप सुबह बिस्तर से उठते हैं। आपकी सबसे गहरी क्यों। आपकी क्यों, वाई? हाँ, वाई। इसे ढूंढना कोई वीकेंड वर्कशॉप का काम नहीं है। नहीं, वो तो नहीं होगा। ये तो खुद से लगातार पूछने और अपने अंदर झांकने की प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया। बिल्कुल। और जब कोई व्यक्ति अपने इस गहरे उद्देश्य से जुड़ जाता है ना, तो उसे एक जबरदस्त आंतरिक शक्ति मिलती है, स्पष्टता मिलती है, एक ठहराव मिलता है। अच्छा। फिर जीवन की छोटी मोटी मुश्किलें उसे हिला नहीं पाती, क्योंकि उसकी नजर बड़ी तस्वीर पर होती है। एग्जैक्टली, उसकी नजर बड़ी तस्वीर पर होती है। ये उद्देश्य परिस्थितियों से ऊपर होता है। ये दिलचस्प है कि उद्देश्य को बाहरी सफलता से ज्यादा आंतरिक जुड़ाव से जोड़ा गया है। हाँ, बिल्कुल। इसी कड़ी में किताब स्त्री और पुरुष ऊर्जा, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी की बात करती है। हाँ, ये भी एक कोर कॉन्सेप्ट है। कहा गया है कि हर व्यक्ति में ये दोनों होती हैं, पर आमतौर पर एक प्रमुख होती है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अमूर्त सा लगता है ना? हाँ, लग सकता है शुरू में। खासकर आज के दौर में जहां जेंडर की परिभाषाएं बदल रही हैं, इसे कैसे समझा जाए? देखिए, ये समझना जरूरी है कि डीडा यहाँ बायोलॉजिकल जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं। ओके। वो ऊर्जा के दो ध्रुवों की बात कर रहे हैं, जैसे चुंबक के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। हाँ। उनके अनुसार पुरुष ऊर्जा या मैस्कुलिन एसेंस का स्वभाव है दिशा देना, लक्ष्य साधना, स्थिरता, चेतना और दुनिया में कुछ करना, एक्शन लेना, फोकस्ड। हाँ। फोकस्ड, ये ऊर्जा केंद्रित होती है, आगे बढ़ती है। वहीं स्त्री ऊर्जा या फेमिनिन एसेंस का स्वभाव है प्रवाह, जीवन शक्ति, भावनाएं, रचनात्मकता, जुड़ाव और खुलापन। जैसे पानी का बहाव। बिल्कुल, ये ऊर्जा महसूस करती है, फैलती है, पोषण देती है। डीडा का तर्क है कि रिश्तों में आकर्षण और जीवंतता तब पैदा होती है जब इन दो विपरीत ऊर्जाओं के बीच एक स्पष्ट पोलैरिटी या खिंचाव होता है। पोलैरिटी यानी एक तरह का टेंशन या खिंचाव। हाँ, एक पॉजिटिव टेंशन, जैसे बैटरी के दो टर्मिनल्स। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि ये ऊर्जाएं एक दूसरे से लड़ती नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करती हैं। बिल्कुल, परफेक्ट। जैसे एक नदी फेमिनिन को बहने के लिए किनारों मैस्कुलिन की जरूरत होती है। बिल्कुल सही उपमा है। ये एक
नृत्य की तरह है, डांस की तरह। अच्छा। जब एक साथी अपनी मैस्कुलिन ऊर्जा में स्थिर रहता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री जिसकी कोर एनर्जी मैस्कुलिन हो। हाँ, ये जरूरी है कि ये बायोलॉजिकल जेंडर से बंधा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरा साथी अपनी फेमिनिन ऊर्जा में प्रवाहित होता है, तो रिश्ते में गहराई और आकर्षण बना रहता है। डीजा कहते हैं कि समस्या तब आती है जब दोनों साथी या तो एक ही तरह की ऊर्जा में चले जाते हैं, जैसे दोनों ही बहुत ज्यादा डायरेक्टिव हो गए। हाँ, या दोनों ही बहुत ज्यादा भावनात्मक प्रवाह में बह गए, या फिर जब वो अपनी स्वाभाविक ऊर्जा को दबा देते हैं। अच्छा, उसे सप्रेस कर देते हैं। हाँ, इस समझ से रिश्तों की उलझनों को सुलझाने में मदद मिल सकती है, ये समझकर कि सामने वाले का व्यवहार शायद उसकी स्वाभाविक ऊर्जा का प्रकटीकरण है, न कि कोई व्यक्तिगत कमी। ये ऊर्जाओं का खेल वाकई पेचीदा है और इस पर सोचने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस संतुलन को साधना, जैसे आपने कहा, आसान नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिस चाहिए। खासकर जब डर जैसी भावनाएं सामने आती हैं। किताब का एक और अहम बिंदु है डर का सामना करना। ये तो बहुत आम सलाह लगती है। इसमें डीडा का क्या खास नजरिया है? बात तो आम है, पर नजरिया थोड़ा अलग है। डीडा डर को सिर्फ एक नकारात्मक चीज नहीं मानते जिसे खत्म करना है। अच्छा, तो क्या मानते हैं? वो इसे एक जरूरी संकेत मानते हैं, एक दिशा सूचक, गाइड पोस्ट जैसा। दिशा सूचक कैसे? डर आपको बताता है कि आपकी सीमा कहाँ है, आपका कंफर्ट जोन कहाँ खत्म होता है और विकास का रास्ता कहाँ से शुरू होता है। मतलब डर हमें हमारी एज दिखाता है। बिल्कुल। उनका कहना है कि श्रेष्ठ पुरुष डर महसूस ना करे ऐसा नहीं है। वो भी डरता है, कौन नहीं डरता। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन वो डर को अपने उद्देश्य और प्रेम के रास्ते में आने नहीं देता। वो डर के एहसास के साथ ही आगे बढ़ता है। डर के बावजूद एक्शन लेना। हाँ, डीडा इसे अपनी धार पर जीना कहते हैं। अपनी धार पर जीना सुनने में तो ये काफी रोमांचक लगता है भी। लेकिन इसका मतलब क्या है रोजमर्रा की जिंदगी में? क्या मतलब है कि कोई खतरनाक काम करें? नहीं, जरूरी नहीं कि ये शारीरिक खतरा हो, बिल्कुल नहीं। धार का मतलब है वो जगह जो आपके आराम क्षेत्र के ठीक बाहर है, आपका कंफर्ट जोन जहां खत्म होता है। अच्छा, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। हाँ, ये वो नई नौकरी हो सकती है जिसके लिए आप पूरी तरह तैयार महसूस नहीं कर रहे। वो मुश्किल बातचीत हो सकती है जिसे आप टाल रहे हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है। या अपनी किसी रचनात्मक प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने का जोखिम हो सकता है। धार पर जीने का मतलब है लगातार थोड़ा सा अपरिचित क्षेत्र में कदम रखना, जहां आप सीखते हैं, बढ़ते हैं और ज्यादा जीवंत महसूस करते हैं, ज्यादा जिंदा। पूरी तरह सुरक्षित रहना डीडा कहते हैं मौत की तरह है और बहुत ज्यादा खतरा आपको तोड़ सकता है। धार इन दोनों के बीच का संतुलन है। संतुलन, फिर से वही बात। हाँ, डर को स्वीकार करना और फिर भी प्रेम और उद्देश्य से प्रेरित होकर कर्म करना, यही डीडा के लिए साहस है। तो डर एक शिक्षक की तरह है जो हमें हमारी बढ़त की दिशा दिखाता है। बिल्कुल। ये नजरिया डर को कम डरावना बना देता है थोड़ा। हाँ, उसे एक टूल की तरह देखने में मदद करता है। अब अगर रिश्तों पर वापस आए तो किताब में प्रेम में नेतृत्व, लीडरशिप इन लव की बात कही गई है। ये शब्द नेतृत्व, लीडरशिप थोड़ा अटकता है मुझे। हाँ, मुझे पता है ये शब्द थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि ये कंट्रोल या बॉस बनने जैसा लग सकता है। क्या डीडा का यही मतलब है? नहीं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इसे गलत समझने की काफी गुंजाइश है। हाँ, बिल्कुल। डीडा के नेतृत्व का मतलब हुक्म चलाना, हावी होना या पार्टनर को कंट्रोल करना कतई नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या है? वो लहरों को कंट्रोल नहीं करता है ना? नहीं, वो तो नहीं कर सकता, लेकिन जहाज को एक दिशा देता है और तूफान में भी स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करता है। सही। इसी तरह प्रेम में मैस्कुलिन ऊर्जा का काम है रिश्ते को एक सुरक्षित कंटेनर या दायरा देना। कंटेनर, हाँ, जिसमें फेमिनिन ऊर्जा का प्रवाह, भावनाएं और रचनात्मकता खुलकर बह सके। तो ये नियंत्रण के बारे में नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने और एक भरोसेमंद आधार बनाने के बारे में है। बिल्कुल। इसमें अपनी भावनाओं, अपने शब्दों, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना शामिल है। अकाउंटेबिलिटी। हाँ, अकाउंटेबिलिटी। इसमें रिश्ते की दिशा के बारे में स्पष्ट होना शामिल है। हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं साथ में। क्लैरिटी। और सबसे जरूरी, इसमें पूरी उपस्थिति, प्रेजेंस के साथ रिश्ते में मौजूद रहना शामिल है। पूरी तरह से प्रेजेंट होना। हाँ, ये एक सक्रिय भूमिका है, निष्क्रिय नहीं। हाँ, इसमें गहरी संवेदनशीलता भी जरूरी है। अपने साथी की जरूरतों और भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना। ये नेतृत्व प्रेम और सेवा का रूप लेता है, तानाशाही का नहीं। जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का संतुलन,
ये बात नेतृत्व की धारणा को ज्यादा मानवीय बनाती है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और नाजुक पहलू है स्त्रियों की भावनाओं को समझना। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। किताब कहती है कि स्त्रियां या फेमिनिन ऊर्जा वाले व्यक्ति स्वभाव से ज्यादा भावनात्मक हो सकती हैं। हाँ। और श्रेष्ठ पुरुष को इसे समझना और उनके भावों के साथ धैर्य से टिके रहने की जरूरत है। कई बार ये पुरुषों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ, होता है। उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ ठीक करना है, फिक्स करना है। हाँ, और यही सबसे आम गलती होती है। मैस्कुलिन ऊर्जा का स्वभाव समाधान खोजना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, बिल्कुल। जब वो तीव्र भावनाओं का सामना करती है तो उसका पहला रिएक्शन होता है इसे ठीक करो, समस्या सुलझाओ। फिक्स इट मोड। एग्जैक्टली, फिक्स इट मोड। लेकिन डीडा कहते हैं कि फेमिनिन भावनाओं का प्रवाह अक्सर किसी समस्या का संकेत नहीं होता। अच्छा, तो क्या होता है? बल्कि वो जीवन शक्ति का, ऊर्जा का उतार चढ़ाव होता है, मौसम की तरह। ऊर्जा का उतार चढ़ाव? उसे ठीक करने की कोशिश करना या उसे तर्क से शांत करने की कोशिश करना अक्सर उल्टा पड़ता है, बात और बिगड़ जाती है। तो फिर सही तरीका क्या है? अगर कुछ ठीक नहीं करना है तो क्या करना है? डीडा का सुझाव है बस मौजूद रहो। मौजूद रहो। हाँ, पूरी उपस्थिति के साथ, बिना जज किए, बिना समाधान दिए सुनो, अपनी स्थिरता बनाए रखो। जज नहीं करना, समाधान नहीं देना, बस सुनना है। हाँ, जब पुरुष शांत, केंद्रित और प्रेमपूर्ण रहता है तो वो स्त्री की भावनात्मक लहरों के बीच एक चट्टान की तरह बन जाता है, एक एंकर की तरह। ये उसे अपनी भावनाओं को पूरी तरह महसूस करने और व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान देता है। सेफ स्पेस। बिल्कुल, सेफ स्पेस। ये भावनाएं अक्सर खुद ही बहकर शांत हो जाती हैं अगर उन्हें बिना टोके, बिना ठीक किए बस महसूस होने दिया जाए। अपने आप? हाँ, अक्सर इसमें जबरदस्त धैर्य और समझ की जरूरत होती है। ये आसान नहीं है। हाँ, लगता तो नहीं। लेकिन यही वो चीज है जो रिश्ते में गहरा विश्वास और अंतरंगता पैदा करती है। इसे होल्डिंग स्पेस भी कहा जाता है। होल्डिंग स्पेस यानी भावनाओं के लिए जगह बनाना, उन्हें ठीक करने की कोशिश किए बिना। हाँ, उन्हें बहने देना बिना अपनी स्थिरता खोए। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है और अभ्यास की मांग करता है। बिल्कुल। अब एक और पहलू पर आते हैं जो शायद कुछ लोगों को चौंका सकता है, सेक्स और आध्यात्मिकता का संबंध। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है किताब का। किताब कहती है कि ये सिर्फ शारीरिक क्रिया से कहीं ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल, डीडा यौन संबंध को भी आत्मज्ञान और गहरे जुड़ाव का एक शक्तिशाली मार्ग मानते हैं। आत्मज्ञान का मार्ग, सेक्स। हाँ, उनका दृष्टिकोण है कि जब दो साथी, खासकर पुरुष, अपनी पूरी उपस्थिति, प्रेम और चेतना के साथ इस अनुभव में उतरता है, जब उसका ध्यान सिर्फ शारीरिक चरम सुख पर न होकर, सिर्फ ऑर्गेज्म पे नहीं, हाँ, उससे आगे ऊर्जा के आदान प्रदान, प्रेम की गहराई और क्षण में पूरी तरह मौजूद रहने पर होता है, तो यौन संबंध एक ध्यान या साधना का रूप ले सकता है। इसे थोड़ा और समझाएंगे, ये साधना कैसे बनता है? ये तब होता है जब सेक्स सिर्फ तनाव मुक्त करने या शारीरिक जरूरत पूरी करने का जरिया नहीं रह जाता। अच्छा। डीडा बात करते हैं सांस पर ध्यान देने की, अपने साथी के शरीर और ऊर्जा को महसूस करने की, प्रेम को हर कोशिका में महसूस करने की। बहुत इंटेंस लगता है सुनने में। है हाँ। जब पुरुष अपनी मैस्कुलिन चेतना, कॉन्शियसनेस और दिशा को प्रेम के साथ जोड़ता है और स्त्री अपनी फेमिनिन ऊर्जा, लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ पूरी तरह खुलती है, तो यह मिलन सिर्फ शारीरिक न रहकर ऊर्जा का एक गहरा आदान प्रदान बन जाता है। ऊर्जा का आदान प्रदान। हाँ, ये शरीर के माध्यम से आत्मा के स्तर पर जुड़ने जैसा है। डीडा इसे शारीरिकता से परे जाकर प्रेम और उपस्थिति के जरिए दिव्यता का अनुभव करने का एक तरीका बताते हैं। तो ये शारीरिक अंतरंगता को एक ऊंचे तल पर ले जाने की बात है। हाँ, जहाँ प्रेम और उपस्थिति मुख्य हो। इन सभी विचारों को, उद्देश्य, ऊर्जा, डर, नेतृत्व, भावनाएं, सेक्स, एक साथ देखें तो किताब का निचोड़ क्या निकलता है? इसका मुख्य संदेश क्या है? अगर एक वाक्य में कहना हो तो शायद ये होगा, सच्चा या श्रेष्ठ पुरुष वो है जो अपने गहरे उद्देश्य के प्रति अटूट रहते हुए प्रेम और उपस्थिति के साथ अपने रिश्तों को जीता है और डर को विकास के अवसर के रूप में देखता है। उद्देश्य, प्रेम, उपस्थिति और डर का सामना। बिल्कुल, इसमें मैस्कुलिन स्थिरता, उद्देश्य, दिशा और फेमिनिन प्रवाह, प्रेम, भावना, जुड़ाव का संतुलन ही कुंजी है। फिर से संतुलन। हाँ, ये शब्द बार बार आता है। ये कोई अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है, एक लगातार चलने वाली यात्रा है।
खुद को और अपने रिश्तों को गहराई से जानने की एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस है। डीरा का श्रेष्ठ पुरुष कोई बाहरी आदर्श नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी सच्चाई के साथ पूरी तरह जुड़ा होता है। ये संतुलन और आंतरिक जुड़ाव वाली बात महत्वपूर्ण लगती है। हाँ, मेरे ख्याल से यही कोर है। तो आज हमने डेविड डीडा की किताब द वे ऑफ द सुपीरियर मैन के कुछ मुख्य विचारों पर गौर किया। जीवन का गहरा उद्देश्य खोजना और उसके साथ जीना, स्त्री पुरुष ऊर्जा के नृत्य को समझना, हाँ, वो पोलैरिटी वाली बात, डर को एक मार्गदर्शक के रूप में देखना, उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना, प्रेम में नियंत्रण के बजाय जिम्मेदार नेतृत्व निभाना, सेवा भाव से, भावनाओं को समझने और उनके लिए जगह बनाने का महत्व, यानी होल्डिंग स्पेस, हाँ, और यौन संबंध को भी एक आध्यात्मिक अनुभव की तरह जीने की संभावना। ये सभी विचार मुझे लगता है आत्मनिरीक्षण के लिए काफी सामग्री देते हैं। हाँ, सोचने को मजबूर करते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपनी जिंदगी और अपने रिश्तों को किस तरह जी रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई डीडा की हर बात से सहमत हो। हाँ, ये जरूरी नहीं। लेकिन ये विचार हमें अपनी मान्यताओं और व्यवहारों पर सवाल उठाने का एक मौका जरूर देते हैं। एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं। बिल्कुल। खासकर उद्देश्य, प्रेम, उपस्थिति और साहस जैसे मूल तत्व तो वो तो सार्वभौमिक रूप से प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो विचार कर सकते हैं। हाँ, जरूर। इस चर्चा के आईने में आपके लिए व्यक्तिगत स्तर पर श्रेष्ठता या अपने सबसे प्रामाणिक रूप में जीने का क्या मतलब है? अच्छा सवाल है। और ये सिर्फ बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे पलों में, जैसे किसी मुश्किल बातचीत में शांत रहना या किसी प्रियजन को ध्यान से सुनना, कैसे दिखाई दे सकता है?